हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा आज का टॉपिक हमारा सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल, इसके पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर चुके थे। देखिए सिमिलर ट्रायंगल पढ़े ना, इसके पहले थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात कर लेनी चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या थे जो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़े। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो ट्रायंगल या ट्रायंगल ही क्यों, कोई भी जनरल फिगर की बात करते हैं तो कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं जब वो दोनों फिगर्स जो है ना वो बिल्कुल एक जैसे शेप एंड साइज दोनों का कैसा हो, सेम हो। एंड टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर शेप एंड साइज आर इक्वल। अगर दोनों का शेप और साइज दोनों इक्वल है तो उस कंडीशन में वो जो फिगर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब यहाँ पे वर्ड है सिमिलर, तो सिमिलर फिगर क्या है, कोई भी ऐसे दो फिगर जिनका शेप सेम है, साइज वेरी कर सकती है, साइज डिफरेंट हो सकती है। अगर कोई भी दो फिगर का शेप सेम है तो वो दोनों फिगर कैसे होते हैं, सिमिलर फिगर होते हैं ना। कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो ना, मान लीजिए कि दो सर्कल है ना, अब दोनों सर्कल का शेप हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ज़्यादा रेडियस अलग होगी, रेडियस अलग होगी तो उनकी साइज क्या हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। तो कोई भी दो सर्कल्स होते हैं ना वो हमेशा सिमिलर होते हैं, क्योंकि उनका शेप हमेशा कैसा होता है, सेम होता है। कोई भी दो इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो जिनकी साइड अलग अलग है, अगर दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड अलग अलग है तो दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर है। अच्छा, अगर दोनों ट्रायंगल की साइड भी इक्वल आ जाती तो अगर साइड इक्वल आ जाती तो उस कंडीशन में फिर वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इसका मतलब अगर कोई दो ट्रायंगल्स या कोई भी दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दो कंडीशन है, शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होनी चाहिए। जबकि सिमिलर के लिए क्या कंडीशन है, शेप सेम होना चाहिए। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो फिर सिमिलर तो वो होगा ही होगा। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर, बट टू सिमिलर फिगर्स आर नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। कोई भी दो सिमिलर फिगर जो है वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जल्दी नहीं। ठीक है, अब कोई और एग्जांपल लेते हैं ना, ज्योमेट्री में देखते हैं कोई एग्जांपल। जैसे मान लो कोई भी दो लाइन सेगमेंट है। अब अगर दोनों लाइन सेगमेंट की लेंथ सेम है, अगर दोनों लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो इक्वल है तो दोनों लाइन सेगमेंट कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि शेप भी सेम है, दोनों की साइज भी बराबर है। बट अगर दोनों का साइज अलग अलग है तो फिर वो दोनों कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। और एग्जांपल लेते हैं, कोई दो सर्कल मैंने बता दिए, कोई दो स्क्वायर है या कोई भी दो रेगुलर पॉलीगन जिसके अंदर सेम साइड हो, चाहे दो रेगुलर पेंटागन हो चाहे दो रेगुलर हेक्सागन हो, ये सारे हमेशा कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, साइड वाले कैसे हो। आज और एग्जांपल लेते हैं, 3D में कोई एग्जांपल लेते हैं। आपके पास कोई स्फेरिकल बॉल होती है ना, अब अगर वो दोनों बॉल्स एक जैसी है बिल्कुल, अगर उनकी साइज भी सेम है और शेप तो सेम होगा ही, सेम बॉल है स्फेरिकल तो वह कॉन्ग्रुएंट है। बट अगर साइज अलग अलग है दोनों की तो वो कैसी है, सिमिलर है। क्लियर है बात। तो सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है ना, अब थोड़ी और बात करें ट्रायंगल्स के अंदर चलते हैं। कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते थे, जब उनके 6 एलिमेंट्स जो है, 6 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो आपस में बराबर हो। अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते तो क्या होता था, उस एक ट्रायंगल के तीनों साइड और तीनों एंगल्स जो है वो दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स के इक्वल होती थी, तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होते थे, कॉन्ग्रुएंट होते थे। बात समझ में आ रही है आपको, हम पहले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। मतलब कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड दोनों बराबर हो। लेकिन अब हम बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल के बारे में कि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे। ठीक है ना, चलो सिमिलर ट्रायंगल के पहले मैं एक चीज और बताता हूं आपको, सिमिलर पॉलीगन के लिए। कोई भी दो पॉलीगन सिमिलर कब होते हैं, फॉर सिमिलर पॉलीगन। मान लीजिए कोई दो पेंटागन ले लीजिए सपोज में ना, ये दो पेंटागन है, एक ABCDE, एक ले लेते हैं PQRST। अब मैं आपसे बोलूं कि दोनों पेंटागन जो है वो सिमिलर कब होंगे, तो देखो भाई सिमिलर होने के लिए भी दो कंडीशंस कंपलसरी है। पहली कंडीशन क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल। दोनों के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दूसरा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। देखिए कॉन्ग्रुएंट फिगर होते तो साइड्स कैसी होती, बराबर होती, क्योंकि दोनों एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। लेकिन सिमिलर में साइज वेरी करती है,
लेकिन वो वेरी करे ना तो फिगर एक जैसा कब दिखेगा, जब वो सेम रेशियो में वेरी करे। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी दो फिगर या कोई भी दो पॉलीगन सिमिलर कब होते हैं? फर्स्ट कंडीशन, देयर corresponding angles should be same or equal. Second point, ratio of their corresponding sides should be equal. कोई भी दो पॉलीगन सिमिलर होने के लिए उसके एंगल्स बराबर होने चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग, और दूसरी कंडीशन है उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे यहीं पे बात करूँ, अगर मैं लिखता हूँ इफ ट्राइंगल इफ पेंटागन ए बी सी डी ई इज सिमिलर टू पेंटागन पी क्यू आर एस टी, है ना। देखिए ये जो साइन है ये सिमिलरिटी को शो करता है। आपने पढ़ा है कॉन्वेंसी के लिए कौन सा साइन यूज करते थे? ये वाला। सिमिलरिटी के लिए कौन सा साइन यूज करेंगे? ये वाला। ठीक है। तो अगर कोई भी दो पेंटागन सिमिलर है तो वो कब होंगे? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है भाई? एंगल ए जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? एंगल ई के। एंगल बी किसके बराबर होना चाहिए? सेकंड वाला एंगल क्यू के। एंगल सी किसके बराबर? आर के। एंगल डी किसके बराबर? एस के। और एंगल ई किसके बराबर होना चाहिए? एंगल डी के। फर्स्ट थिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए। सेकंड थिंग कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या समझोगे यहाँ से? जैसे मान लो फर्स्ट टू ए एंड बी, तो ए बी का रेशियो किसके साथ? ए बी का रेशियो फर्स्ट टू ए क्यू के साथ। अगर ये दोनों सिमिलर है तो, है ना। देखिए यहाँ पर हम जो बात करते हैं ना वो हम कब करते हैं? जब हमको ये पता है कि ये दोनों सिमिलर है। अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हम आराम से देख सकते हैं, उनको इक्वल कर सकते हैं। बात समझ में है? बी एंड सी, तो साइड बी सी किसके बराबर होगी? क्यू आर के। सही है। अच्छा ये चीज यहाँ से भी देख सकते हो कि एंगल बी किसके बराबर है? पी के। एंगल बी किसके बराबर है? क्यू के। एंगल सी आर के, एस के, और ये इसके। तो ऐसे देखो फर्स्ट और सेकंड के बीच वाली साइड का रेशियो फर्स्ट और सेकंड के बीच वाली साइड के रेशियो के इक्वल होगा। मतलब सॉरी इन दोनों के साइड्स का रेशियो ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो कौन सा होगा इसका? ये वाला। सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड, ऐसे थर्ड एंड फोर्थ, ये इधर भी थर्ड एंड फोर्थ। तो यहां से आगे देखो सी डी अपॉन आर एस डी ई अपॉन एस टी एंड ई ए अपॉन पी टी। ठीक है। इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, इनका रेशियो, है ना। ये जो कॉरस्पॉन्डिंग क्या रेशियो आपस में कैसे होंगे? बराबर। कब? अगर ये सिमिलर है, या फिर ये सिमिलर कब होते हैं? जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो। ठीक है ना। तो ये थी बात रेगुलर पॉलीगन के लिए, या कोई भी दो पॉलीगन के लिए अगर दो पॉलीगन में ये दोनों कंडीशन से अप्लाई हो जाती है ना तो वो हमेशा क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। या अगर अपने को ये पता है कि दो पॉलीगन सिमिलर है तो हम ये लिख सकते हैं कि कौन कौन सी साइड का रेशियो इक्वल होगा और कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्रॉपर सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। अब प्रॉपर बात करेंगे किसके लिए? ट्रायंगल्स के लिए। फोर ट्रायंगल्स। देखिए कोई भी दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ले लिया आपने एबीसी और दूसरा ट्रायंगल ले लिया मैंने पीक्यूआर। मैं सबसे पहले बोलूँ कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? तो फर्स्ट थिंग देखो ट्रायंगल भी तो पॉलीगन ही है, तो जो कंडीशंस पॉलीगन के लिए हमने अप्लाई की थी वही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगी। तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, टू ट्रायंगल्स आर similar if
फर्स्ट their corresponding angles should be same, and second ratio of corresponding sides are equal। ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर हो गया। अभी जैसे मैं पॉलीगन से कंपेयर करके किस चीज को बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि दो ट्राइंगल्स हैं, मैं लिखता हूँ कि ट्राइंगल एबीसी जो है ना वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पीक्यूआर के। तो इसका मतलब क्या हो गया एबीसी पीक्यूआर के सिमिलर है। इसका मतलब क्या हो गया कि एबीसी की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो किसके बराबर है, पीक्यूआर की, और इन दोनों में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो भी कैसा होगा, बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब ये ए किसके बराबर होती है, पी, एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल बी किसके बराबर आएगा, एंगल क्यू के, और एंगल सी किसके बराबर आएगा, एंगल आर के। क्लियर है बात। देखिए आप इसको समझने की कोशिश करना है कि अभी हम जो बात कर रहे हैं ना वो कब कर रहे हैं, जब आपको ये पता है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। आप ये समझ सकते हैं अगर मैं पीक्यूआर को चेंज करके क्यूपीआर लिख दूँ ना, या इसका नाम चेंज कर दूँ थोड़ा सा ना, इनको इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दूँ लेटर्स की, तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ना ये भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अभी हम आज तक पहले जब हमको पता है कि ट्राइंगल सिमिलर है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB का रेशियो किसके साथ, PQ के साथ, BC का रेशियो किसके साथ, QR के साथ, और AC का रेशियो किसके साथ, PR के साथ। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो ये चीज होगी। अब यहाँ पे एक चीज ये भी आएगा सर, हमको कैसे पता है कि ABC लिखे PQR लिखे, तो देखो बेटा वो तो तब सीखेंगे ना कि अगर अपने को ये पता है कि भाई दोनों ट्राइंगल्स में ये चीजें बराबर है तो फिर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, फिर हम लिखेंगे कि ट्राइंगल कौन कौन से सिमिलर है। बट अभी हम नॉर्मल एक बात कर रहे हैं, अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो ये चीजें होती है इसमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, एक ले लिया ABC, एक ले लिया PQR, वापस से वही चीजें। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ट्राइंगल ABC जो है ना वो किसके सिमिलर है, ट्राइंगल QPR के। यहाँ चेंज करते हैं, ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर है, ट्राइंगल QPR के। अब एंगल A जो है ना वो दे दिया आपने को 50 डिग्री, ठीक है, और एंगल R दे दिया आपने को 70 डिग्री। अब अपने को बताने के दोनों ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स कितने कितने होंगे ना, तो अपने को पता है, बाकी के चार एंगल अपने को पता है। और अपने को ये दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC जो है वो किसके सिमिलर है, ट्राइंगल QPR के। तो देखो हमने देखा है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए। एंगल A किसके बराबर होना चाहिए, एंगल Q के। अच्छा ये पता था क्या आपको, इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, अगर ये 50 डिग्री है तो। अच्छा एंगल B किसके बराबर होना चाहिए, एंगल P के। P पता है, नहीं पता, B भी नहीं पता, देखते हैं। अच्छा एंगल C किसके बराबर होना चाहिए, एंगल R के, पता है 70 डिग्री। अब एक बात बताओ, ट्राइंगल के दो एंगल आपको पता है, तीसरा एंगल मिल जाएगा, कितना जाएगा, 180 से माइनस कर दो बस हमको 60 डिग्री है। इसका मतलब एंगल B जो है ना वो कितना है, 60 डिग्री। ये भी कितना जाएगा, 60। ये 70 तो ये भी कितना जाएगा, 70। ठीक है, बात समझ आ गई आप लोगों को। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर। लेकिन क्या हमेशा दोनों चीजें एक साथ फुलफिल होनी चाहिए, या सर इससे मिनिमम कंडीशन में भी काम चल जाएगा। तो वो चीज़ किसके अंदर आती है, फिर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, है ना। जैसे हम पढ़ते थे ना क्राइटेरिया ऑफ कॉन्वेंट ट्राइंगल में, तो वहाँ पे क्या करते थे, कुछ मिनिमम कंडीशंस लेके चलते थे कि इतना हो जाए ना तब भी ट्राइंगल्स कॉन्वेंट हो जाएंगे। भाई हम ऐसा बोलते हैं ना कि कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्वेंट कब होते हैं, जब तीनों साइड के बराबर हो, तीनों एंगल्स के बराबर हो, मतलब 6 एलिमेंट्स का इक्वल होना जरूरी है। लेकिन क्राइटेरिया ऑफ कॉन्वेंस में हम क्या देखते थे कि अगर कोई भी 3 पार्ट्स में इक्वल है ना, अगर वो एक सीक्वेंस में जो क्राइटेरिया होते थे
चाहे वो एस एस हो, चाहे वो एस 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 हो, चाहे वो ए एस ए हो। तो अगर वो तीन इक्वल मिल जाते थे तब भी हम बोल पाते थे कि ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट है। किस क्राइटेरिया से? जो चीज़ें इक्वल गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। अभी तो हमको ये पता है कि भाई कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर कब है जब तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो, तीनों एंगल्स बराबर हो। लेकिन क्या इसी मिनिमम कंडीशन में भी काम चलता है? सर क्या केवल ऐसा हो सकता है क्या केवल तीनों एंगल्स बराबर हो तब भी सिमिलर हो जाए, या तीनों साइड्स का रेशियो बराबर हो तब भी सिमिलर हो जाए? तो इस चीज़ को हम देखेंगे इसके अंदर, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के अंदर। उस टॉपिक को हम पहले बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे, ठीक है? अभी तक तो केवल आपने देखा है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर आपको पता है कि ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, तो आप वहां से ये बता सकते हो कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी है जिनका रेशियो बराबर है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से, ठीक है? देखिए एक ट्राइंगल ले लिया आपने यहाँ पे PQR, दूसरा ट्राइंगल ले लिया आपने DEF, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया चीज की PQR जो है वो DEF के सिमिलर है। जल्दी थोड़ी ना हमेशा गिवन होगा, कभी गिवन नहीं होगा तो कुछ चीजें इक्वल दी होगी तो वहां से अपने को आइडेंटिफाई करना होगा कि ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है, वो हम क्राइटेरिया में सीखेंगे। अभी मैं बस ये बता रहा हूँ आपको कि अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए मैंने और आपको ऐसा बोल दिया कि PQ जो लेंथ है ना वो है 2 सेंटीमीटर और QR जो लेंथ है वो है 3 सेंटीमीटर, सही? DE जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि EF की लेंथ कितनी होगी ना। तो जस्ट देखो आपको साइड्स पता है और आपको एक साइड ऊंची नहीं आती ना, ट्राइंगल सिमिलर गिवन है। तो आपको पता है कि ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। PQ के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी लोगे? DE। कॉरस्पॉन्डिंग समझता हूं कैसे? इधर फर्स्ट टू, इधर भी फर्स्ट टू। अच्छा QR के बारे में बात करें तो इधर QR, तो QR के कॉरस्पॉन्डिंग लास्ट टू क्या है यहाँ पे? EF वैल्यूज पुट कर दो 2, DE कितना है मेरे पास 5, QR कितना है 3 और EF क्या यहाँ से आपको EF मिल जाएगा 15/2 या 7.5, ठीक है ना? तो अभी तक जस्ट हम सिमिलर ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन करते थे कि सिमिलर ट्राइंगल एक्चुअली में होते क्या है, अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या क्या होता है, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, BPT या थेल्स थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ये इसको लिखते हैं थेल्स थ्योरम। BPT भी बोलते हैं इसको डायरेक्ट। BPT तो शॉर्ट नेम है जस्ट बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का, और थेल्स थ्योरम इसको बोला जाता है। तो देखिए बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को हम पहले क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ, हम चाहते तो पहले क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल भी पढ़ सकते थे, लेकिन जब भी हम क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे ना तो उनके प्रूफ देने के लिए हमको वहाँ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम की जरूरत पड़ती है, इसके रिजल्ट्स वहाँ पे काम आते हैं, इसलिए हम पहले इसको पढ़ेंगे। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम होती क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका स्टेटमेंट है इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to a side of a triangle intersect other two sides at
distinct points, then it divides other two sides in same ratio. देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यहाँ ए लिख लो या बी लिख लो, कोई ट्राइंगल है ABC ना, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, किसी भी एक साइड के पैरेलल, सपोज इस साइड BC के पैरेलल एक लाइन बना लेते हैं, ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखो यहाँ पे जो ये पॉइंट लिखा है ना, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो लाइन आपने ड्रॉ की है ना पैरेलल, ये बाकी दोनों साइड को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। मतलब हो सकता था ना ये लाइन यहाँ से पास हो जाती, फिर हम रेशियो के बारे में बात नहीं कर पाते हैं यहाँ पे, जो इसका रिजल्ट है। एक्चुअली में अगर कोई लाइन आप ड्रॉ करते हो जो कि एक साइड के पैरेलल है और बाकी इन दोनों साइड को अलग अलग पॉइंट पे कट करती है, सपोज यहाँ पे ये P पॉइंट पे कट करता है, यहाँ पे ये Q पे कट करता है, देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो ये दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, कहने का मतलब है इनका रेशियो और इनका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। इक्वल नहीं है, उस रेशियो की बात कर रहे हैं, ऐसा कहने का मतलब क्या है कि AP अपॉन PB जो है ना वो किसकी इक्वल होना चाहिए, AQ अपॉन QC के। AP अपॉन PB किसके इक्वल होगा, AQ अपॉन QC के। कब, जब एक लाइन ड्रॉ की जाए जो कि एक साइड के पैरेलल है, कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है जो कि एक साइड के पैरेलल है और दोनों साइड को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है। तो इसका मतलब ये दोनों साइड को अलग अलग सेम रेशियो में डिवाइड करें, ठीक है ना। इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए एक ट्राइंगल ABC है ना, और एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी यहाँ पे, जस्ट P3 नाम दे देते हैं इसको, ठीक। ये लाइन किसके पैरेलल है, BC के। देखो गिवन क्या है आपका, इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है जिसमें क्या गिवन है आपको, लाइन PQ जो है ना वो पैरेलल है किसके, BC के, PQ पैरेलल टू BC। अच्छा आपको प्रूफ क्या करना है कि AP अपॉन PB, AP अपॉन PB जो होगा वो किसके इक्वल होगा, AQ अपॉन QC के, AQ अपॉन QC। अगर एक लाइन ड्रॉ की जो कि एक साइड के पैरेलल है तो बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। चलो इसको प्रूफ करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, कंस्ट्रक्शन। अगर रिक्वायरमेंट है तो, नहीं है तो सीधा प्रूफ लिखते हैं। बट आप एक चीज सोचो, आपको ये कंडीशन पता है कि लाइन इसके पैरेलल है और आपको इन साइड के रेशियो के बारे में बात करनी है, तो क्या आप डायरेक्ट कुछ बात कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कोई रिजल्ट पढ़ा ही नहीं के लिए। अब इनके बारे में अगर आपको बात करनी है फिर भी, तो आप क्या सोचेंगे, एक बार एरिया को काम में ले, इसके लिए हम क्या करें, एरिया को काम में ले, क्योंकि देखो एरिया का होना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर आप इन ट्राइंगल्स की बात करें, जैसे आप इस ट्राइंगल की बात करते हो तो आप AP के बारे में बात कर सकते हो, AQ के बारे में बात कर सकते हो, कहीं ना कहीं बेस और हाइट होना है। तो देखो अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट यहाँ पे ये नहीं, तो अब हम कंस्ट्रक्शन में यही करने जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से
लाइन ड्रॉ करते हैं, नाम देते हैं इसको आर, जो कि AQ के परपेंडिकुलर है। P से एक लाइन ड्रॉ की PR, जो कि AQ के परपेंडिकुलर है। ऐसे यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे नाम देते हैं उसको QS, जो किसके परपेंडिकुलर है, AB के। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन अपन करते हैं, B से Q को ज्वाइन कर देते हैं और P से C को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कर देते हैं, इसका यूजर भी आपको समझ में आएगा जब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। तो कंस्ट्रक्शन में लिखता हूं, ड्रॉ अ लाइन PR perpendicular to AQ, एक लाइन आपने PR ड्रॉ की जो कि परपेंडिकुलर टू AQ एंड QS परपेंडिकुलर टू AP, ठीक है ना। आपने क्या किया, P से एक लाइन ड्रॉ की है, PR जो कि AQ के परपेंडिकुलर है, Q से लाइन ड्रॉ की है, QS जो कि AP के परपेंडिकुलर है, एंड join B to Q and P to C। अब आप क्या करें, B से Q को ज्वाइन करते हैं और P से C को ज्वाइन करते हैं। अब देखना इसके बाद इसमें क्या है, प्रूफ पे आता है। आपको किन के बारे में बात करनी है, इन दोनों साइड के रेशियो के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले आप इस साइड की बात करो। ये साइड कब से मिलेगी आपको, जब आप इस लाइन का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, इस ट्रायंगल का आप बेस किसको लेंगे, AP को, है ना, क्योंकि आपको तो चाहिए ना कहीं AP वगैरह इस साइड का रेशियो तो चाहिए, तभी तो आप ऐसे ट्रायंगल्स लेते हो जहां पे ये साइड आता है। अच्छा, इस कंडीशन में हाइट क्या होगी इसकी, QS, ठीक है। इसको इक्वेशन में बना के फिलहाल छोड़ देते हैं, आगे काम में लेंगे इसको। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो आपको PB चाहिए ना, आपको क्या चाहिए, PB भी चाहिए, तो इसलिए आप कौन सा ट्रायंगल काम में, ये वाला ट्रायंगल काम में, PBQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ। अच्छा, ट्रायंगल PBQ का एरिया क्या होगा देखना भी ध्यान से आपको। एक्चुअली कंडीशन ऐसी है, ये P, ये B और ये Q। अगर आप देखो ना तो ये कौन सा ट्रायंगल है, एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। अगर इसके लिए आप इसको बेस मानते हो तो इसकी हाइट कहाँ मिलेगी आपको, बाहर मिलेगी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में, ये हाइट होगी इसकी। और एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पे ये हाइट क्या है, QS है। इसी को लेकर कंफ्यूज ना हो ना, कई बार लगता है इस ट्रायंगल तो ये था तो हाइट भी उसके अंदर ही चाहिए, अभी जल्दी थोड़ा ना हाइट अंदर हो। अगर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो फिर हाइट बाहर भी जाएगी एक केस में। तो बेस क्या होगा इसमें, PB, और हाइट क्या हो जाएगी, QS। इक्वेशन नंबर 2 सही है। कहीं ना कहीं इसके बारे में बात हो चुकी है, इसके बारे में बात हो चुकी है। अब हम बात करते हैं इन दोनों के बारे में, AQ और QC के बारे में। तो AQ के लिए वापस से किसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, ठीक है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, पहले इनका रेशियो लेना था ना, तो कहीं ना कहीं इनका रेशियो लिख देते हैं पहले एक बार के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, अगली स्टेप में लिख लेंगे उसको, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ। कितना जाएगा भाई, हाफ इंटू AP इंटू QS, हाफ इंटू PB इंटू QS। देखो ये QS से QS कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो कहीं ना कहीं आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, AP अपॉन AP। सही है ना, एक रेशियो तो आपको मिल जाए चाहिए था। सेम यही प्रोसेस हम क्या करेंगे, उधर वाले रेशियो के लिए अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, लेकिन इस बार हम बेस किसको लेंगे, AQ को।
हाफ इंटू बेस इंटू, अगर एक को बेस दिया है आपने तो हाइट क्या हो जाएगी इस केस में पी आर। इक्वेशन नंबर 4 डालो इसको। अच्छा दूसरा आपको क्या चाहिए, क्यूसी चाहिए, तो क्यूसी के लिए आप बेस इसको लेंगे, इसको तो ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला। देखो अगर आप वापस से फिर वही बात आती है, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं जहाँ पे क्यूसी बेस है, तो इसकी हाइट क्या बनेगी, कहीं ना कहीं हाइट लिख होती ना, जो क्या हो जाएगी यहाँ पे पी आर। तो इसको लेके कंफ्यूजन होना चाहिए। हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है सी क्यू, और हाइट कितनी जाएगी इस केस में पी आर। दोनों को डिवाइड कर दो वापस से, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी बराबर, देखो हाफ से हाफ कैंसिल, पी आर से पी आर कैंसिल, कितना जाएगा ए क्यू अपॉन सी क्यू। सही है। अब एक चीज देखो, है ना, इन दोनों रेशियो पे फोकस करना, इक्वेशन 3 पे और इक्वेशन 4 पे, सॉरी इक्वेशन 6 पे। इनमें देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू, यहाँ पे भी एपीक्यू, यहाँ पे पीबीक्यू, यहाँ पे पीक्यूसी, पीबीक्यू और पीक्यूसी। आप इस चीज को फोकस करें, पीबीक्यू और पीक्यूसी, ये पी क्यू ये सी, ये वाला ये पीक्यूसी और ये पीबीक्यू। तो एक बार के लेवल से उठा दो ऐसे। तो हम बात करें बस इन दोनों ट्राइंगल्स की, क्या ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में क्या, और हम 9th क्लास में सब पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो ट्राइंगल अगर सेम बेस पे होते हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में होते हैं, उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। If two triangles are of the same base and between same parallel lines, then their areas are equal. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ equals to एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। PBQ का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, PQC के एरिया इक्वल हो जाएगा, है ना। आप चाहो तो यहाँ रीजन मेंशन भी कर सकते हो, जब भी हम बोर्ड में लिखते हैं ना सब्जेक्ट, तो हर चीज का रीजन आपको यहाँ लिखना होता है। ट्रायंगल्स का रीजन, ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। सही है। तो यहां से आपको क्या मिल गया, देखो ये दोनों इक्वल है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीक्यू जो होगा ना, उसको आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूसी, क्योंकि दोनों चीज तो कैसे आपस में इक्वल ही। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6 इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6 इसकी वैल्यू क्या थी, एपीक्यू अपॉन पीबीक्यू वाली की एपी अपॉन पीबी, और ये किसके बराबर था यहाँ पे, एपी अपॉन क्यूसी। सही, ये चाहिए था हमको ये चाहिए था कि किसी ट्रायंगल में एक लाइन किसी एक साइड के पैरेलल हो और बाकी दोनों साइड को अलग अलग पॉइंट पे कट करती हो, तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो हमने यहाँ पे ये प्रूव किया, हम एक ट्रायंगल एबीसी लेके चल रही है, लाइन पैरेलल थी, तो हमने क्या प्रूव कर दिया, भाई दोनों साइड का रेशियो इक्वल होगा। उसके लिए हमने जस्ट क्या किया है, एरिया का कॉन्सेप्ट यूज किया है। इस साइड के लिए हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया एपीक्यू, इस साइड के लिए हमने पीबीक्यू ले लिया, और एरिया निकालने के लिए हाइट कंस्ट्रक्शन में ले लिया। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
सपोज एक ट्रायंगल एबीसी है ना, तो अभी तो हमें कंस्ट्रक्शन नहीं लगता, जरूरी नहीं है कि हमेशा कंस्ट्रक्शन यही लें, लाइन कहीं पैरेलल हो सकती है, सपोज ये इसके पैरेलल है ना, और इसका दे दिया हमने नाम एक्स वाई, तो आप यहाँ से क्या लिख पाओगे कि इसका रेशियो इसके साथ सी एक्स अपॉन एक्स ए, ये किसकी इक्वल होगा सी वाई अपॉन वाई, ठीक है ना। तो लाइन्स पैरेलल किसी भी पार्टीशन हो सकती है, किसी भी साइड के पैरेलल लाइन हो सकती है, बस ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल होनी चाहिए, तो आप बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कोरोलरीज ऑफ बीपीटी। बीपीटी के बीपीटी का जो क्वेश्चन करेंगे हाँ, एक बार इसकी थ्योरी कर लेते हैं, पहले कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर पे टोटली क्वेश्चन पे चल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कोरोलरी ऑफ बीपीटी। कोरोलरीज का मतलब क्या होता है, जस्ट सिमिलर रिजल्ट्स है ना, किसी रिजल्ट को मॉडिफाई करके दूसरा रिजल्ट लेके आना। जैसे मान लो ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन ए, मैं लिखूं ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। अब इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या बी अपॉन ए इक्वल्स टू बी अपॉन सी, तो जस्ट ये क्या है एक कोरोलरी है इसकी इस रिजल्ट की, आपने इसी को मॉडिफाई करके ये बनाया, ठीक है ना। तो इसी टाइप से देखिए ये ट्रायंगल एबीसी, ये एक लाइन पीक्यू जो कि पैरेलल है, तो आपको रिजल्ट क्या मिला बाय बीपीटी कि एपी अपॉन पीपी जो है वो किसकी इक्वल है एक्यू अपॉन क्यूसी के। तो इसी की कोरोलरी क्या क्या बन सकती है, जस्ट देखो इसको रिवर्स कर सकते हो क्या, पीबी अपॉन एपी इक्वल्स टू क्यूसी अपॉन एक्यू, पीबी अपॉन एपी क्यूसी अपॉन एक्यू, जस्ट रिवर्स भी से हो जाएगा है ना। और रिजल्ट बना लो इससे है ना, तो इससे और रिजल्ट क्या बना सकते हैं साहब, आप क्या करना है इस दोनों साइड पे प्लस वन ऐड कर दो, दोनों साइड क्या कर दो प्लस वन ऐड कर दो, अपने आप क्या मिल गया पीबी प्लस एपी अपॉन एपी इक्वल्स टू क्यूसी प्लस एक्यू अपॉन एक्यू। अब पीबी प्लस एपी क्या हो जाएगा एबी, तो एबी अपॉन एपी इक्वल्स टू एसी अपॉन एक्यू, तो ये भी एक कोरोलरी। जस्ट रेशियो वाला खेल है, अगर आप रेशियो में प्लस वन कर देते हो माइनस वन कर देते हो, इस टाइप से रेशियोस मॉडिफाई हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट अब आपको बताता हूँ कि क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, बहुत सिंपली है ना, याद रखने का तरीका क्या है भाई, ये फर्स्ट पार्ट है ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है ये सेकंड पार्ट है, तो ऐसे लिख देता है फर्स्ट पार्ट अपॉन सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट अपॉन सेकंड पार्ट, दोनों आपस में इक्वल होंगे, जो कि ये वाला रिजल्ट था। इसका उल्टा बोले सेकंड पार्ट अपॉन फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट अपॉन फर्स्ट पार्ट, इसका कन्वर्स वाला रिजल्ट आ गया ये वाला, ये फर्स्ट वाला है सेकंड वाला। और इसको मॉडिफाई करते हो क्या कर सकता है, ऐसे लिखना है फर्स्ट पार्ट अपॉन फुल, फर्स्ट पार्ट अपॉन फुल एपी अपॉन एपी, तो इधर भी क्या आएगा फर्स्ट पार्ट अपॉन फुल, जो कि यहाँ से मिल जाएगा, इसको रिवर्स करोगे तो। अच्छा इसका उल्टा भी बोल सकते हो क्या, फुल अपॉन फर्स्ट पार्ट, फुल अपॉन फर्स्ट पार्ट। अच्छा सेकंड पार्ट अपॉन फुल, ऐसा भी हो सकता है सेकंड पार्ट अपॉन फुल, ये किसके बराबर हो जाएगा इधर सेकंड पार्ट और फुल कितना हो जाएगा ऐसे, जस्ट इसका कन्वर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से 5-7 रिजल्ट्स हैं जो आप आराम से यहाँ से फाइंड कर सकते हो, और इन रिजल्ट्स को हम क्वेश्चन में डायरेक्ट काम में लेंगे बाद में। नेक्स्ट कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ हेल्स थ्योरम। देखो मेन थ्योरम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या बोलती है कि कोई ट्रायंगल है और एक लाइन अगर पैरेलल है तो ये बाकी दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इसका रिवर्स क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका कन्वर्स ये हो जाएगा कि अगर कोई लाइन जो है किसी ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, कोई लाइन जो है वो दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो थर्ड साइड के पैरेलल हो गई है ना। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो सकता है, लिख सकते
एग्जांपल इसका स्टेटमेंट, इफ आप लिखने चाहिए स्टेटमेंट इसका, इफ अ लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio, then it will be parallel to the third side. Clear है? If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then it will be parallel to the third side. अब इसका प्रूफ देखते हैं, इसको प्रूफ कैसे करें। ये ट्रायंगल एबीसी है, ये लाइन पीक्यू है ना, अभी हमको नहीं पता पीक्यू पैरेलल है, हमने बस एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, ये इस टाइप से एक लाइन ड्रॉ कर दी है ना पीक्यू। गिवन क्या है, in triangle ABC a line PQ is such that AP upon PB equals to AQ upon QC। एक ट्राइंगल एबीसी में एक लाइन PQ इस टाइप से है कि AP और PB का जो रेशियो था वो AQ और QC के रेशियो के बराबर है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, this line PQ is parallel to the line BC। आपको प्रूफ करना है कि लाइन PQ जो है वो BC के पैरेलल होगी। अच्छा, वापस कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी क्या? देखिए जनरली जब हम कन्वर्स थ्योरम्स के प्रूफ करते हैं ना, तो ज़्यादा केस में ये होता है कि जो मेन थ्योरम है उसके रिजल्ट्स को आप काम में लेते हैं। यहाँ पे हम वही करेंगे। देखो ये लाइन PQ जो है ना, ये आपको प्रूफ करनी है BC के पैरेलल है। हम मान लेते हैं कि PQ लाइन BC के पैरेलल है, हम मान लेते हैं कि लाइन PQ जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। अब लाइन PQ अगर BC के पैरेलल नहीं है, तो क्या P से एक ऐसी लाइन बनाई जा सकती है जो कि BC के पैरेलल हो? तो हमने कंस्ट्रक्शन में ये लिया है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी PQ डैश जो कि BC के पैरेलल है। हमको क्या प्रूफ करना था कि PQ इज पैरेलल टू BC। वी अज्यूम दैट PQ इज नॉट पैरेलल टू द BC एंड कंस्ट्रक्ट अ लाइन PQ डैश व्हिच इज पैरेलल टू द BC। लेट PQ इज नॉट पैरेलल टू BC, so construct a line PQ dash parallel to BC। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, सीखना यहाँ इन ट्राइंगल ABC PQ dash is parallel to the BC। PQ डैश कहाँ से किसके पैरेलल है? BC के। कहाँ से है? बाय कंस्ट्रक्शन, सही। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, क्या लिखोगे? AP अपॉन PB equals to AQ dash upon Q dash C। अगर PQ डैश इसके पैरेलल है BC के, तो AP अपॉन PB किसके इक्वल होना चाहिए? AQ डैश अपॉन Q डैश C के। इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे। अब एक चीज देखो, यहाँ से तो आपको रिजल्ट क्या मिला? AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ डैश अपॉन Q डैश C। जबकि आपको गिवन क्या था कि AP अपॉन PB की वैल्यू तो किसकी इक्वल होनी चाहिए? AQ अपॉन QC के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can write AQ upon QC equals to AQ dash upon Q dash C।
सही भाई, ये जो रिजल्ट है इसकी कौन आ जाएगी इसकी। अच्छा इसको थोड़ा सा और यूजफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस में कर देते हैं। देखना इसमें क्या फायदा होता है। जैसे प्लस वन किया, यहाँ पे क्या मिला आपको, ए क्यू प्लस क्यू सी अपॉन क्यू सी इक्वल्स टू ए क्यू डैश प्लस क्यू डैश सी इक्वल्स टू क्यू डैश सी। ये ए क्यू प्लस क्यू सी क्या हो गया, ए सी, और इधर भी क्या बन गया, ए सी, दोनों कैंसिल। फाइनली आपको यहाँ से क्या मिलेगा, क्यू सी इक्वल्स टू क्यू डैश सी। देखो बस ये खत्म हो चुकी, यही पॉइंट है जो भी सारी चीजों को क्लियर करेगा। आपको यहाँ से क्या मिला कि क्यू सी जो है ना भाई, वो किसकी इक्वल होना चाहिए, क्यू डैश सी के। ये कंडीशन कब फुलफिल होनी चाहिए, जब पी क्यू डैश डी सी के पैरेलल हो। क्यू सी क्यू डैश सी के इक्वल होगा अगर पी क्यू डैश इज पैरेलल टू बी सी। अब एक चीज बताओ, ये दोनों इक्वल हो सकती है क्या, या हो सकती है तो कब होगी, एक पॉइंट कॉमन है ना, एक पॉइंट सेम है और एक ही लाइन में दो अलग अलग पॉइंट है क्यू और क्यू डैश। क्या ये लाइन कभी बराबर हो सकती है, इतना सा पार्ट कभी नहीं सकता। ये कब इक्वल होगा, जब ये दोनों पॉइंट सेम हो, है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम, इट इज पॉसिबल when q and q dash are same point। अब q और q dash अगर सेम पॉइंट हो गए तो हमको पता था कि p q dash किसके पैरेलल है, bc के, तो p q भी किसके पैरेलल हो जाएगा, bc। आपको ये तो प्रूफ करना था कि p q किसके पैरेलल है, bc के। तो हमने p q को पैरेलल प्रूफ नहीं किया क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि p q पैरेलल है कि नहीं है। हमने तो क्या किया, हमने तो एक लाइन मान ली जो वाकई में पैरेलल है, पी क्यू डैश पैरेलल थी, उसको लेके चले और ये प्रूफ कर दिया कि पी क्यू डैश और पी क्यू तो सेम ही है। तो इसका मतलब अगर पी क्यू डैश पैरेलल हम लेके चले तो पी क्यू भी क्या होगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो फाइनली इसमें अभी हमने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और उसका कन्वर्स देख लिया। ठीक है, ठीक है बेटा। तो फाइनली आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा है सिमिलर ट्रायंगल क्या है और बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या है और उसका कन्वर्स क्या है, इसका प्रूफ हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद अब इसके अंदर कुछ एप्लीकेशन है जिसके रिजल्ट और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अपन लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट आप लोग इस थ्योरम्स को है ना एक बार अपने कॉपी में लिख के जरूर देखें, क्योंकि जब थ्योरम्स वगैरह जो है ना, अगर आप इनमें अपने हाथ से एक बार लिख लेते हैं ना तो आपको अच्छे से याद हो जाती है और दिक्कत नहीं आती है। अदरवाइज क्या है ना, वैसे थ्योरी रीड करते तो इसको लिखने में दिक्कत आती है, कई बार हम मिस्टेक में अटक जाते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या था या ना। तो आप लोग इनको आराम से एक बार, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन करते हैं।